प्रीवियस वीडियो में हमने परक्यूसाइट और फैसिलिटी में रेंट फ्री अकोमोडेशन और कार फैसिलिटी को कवर किया था। अब नेक्स्ट फैसिलिटी आती है एजुकेशन फैसिलिटी। एजुकेशन फैसिलिटी में अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बच्चे को या उसके किसी फैमिली मेम्बर को कोई खर्च दे रहा है या किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा है तो फिर वो एजुकेशन फैसिलिटी के अंदर आ जाएगा। अगर उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ओनर खुद एम्प्लॉयर है और वहाँ पे एम्प्लॉय के बच्चे को पढ़ा रहा है वो या फैसिलिटी दे रहा है एजुकेशन का, तो अगर उसका खर्च 1000 से कम है तो वो पूरा का पूरा नील हो जाएगा। अगर खर्च 1000 से ज़्यादा है तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर फैसिलिटी अदर मेंबर के लिए है, मतलब एम्प्लॉय के बच्चे के लिए नहीं है, उसके किसी और दूसरे मेंबर के लिए है, फैमिली मेंबर के लिए, तो फिर उस एरिया में जो सिमिलर इंस्टीट्यूट होंगे वहाँ पे जो खर्च होगा एजुकेशन का वो खर्च उतना पैसा यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। वैसे ही एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन अदर इंस्टीट्यूट में अगर एजुकेशन फैसिलिटी दी जा रही है यानी कि उस इंस्टीट्यूट का ओनर एम्प्लॉयर नहीं है तो फिर जो एक्चुअल अमाउंट होगा खर्च का वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी पैसा उनको मिलेगा एम्प्लॉयर के द्वारा एजुकेशन फैसिलिटी के लिए वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, जितना खर्च होगा उतना, और यहाँ पे भी फैसिलिटी जो अदर सिमिलर इंस्टीट्यूट में होगा उतना पूरा टैक्सेबल हो जाता है। अब नेक्स्ट फैसिलिटी आती है मेडिकल फैसिलिटी। इसमें अगर एम्प्लॉय और उसके फैमिली के मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्च मेडिकल ट्रीटमेंट अगर एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में चल रहा है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में है तो अगर एम्प्लॉय और उसके फैमिली मेम्बर किसी के मेडिकल खर्च को उठा रहा है और वो ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या ऐसे हॉस्पिटल में वो खर्च उठा रहा है जहाँ पे जो चीफ कमिश्नर और इनकम टैक्स के द्वारा अप्रूव्ड है तो फिर वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर एम्प्लॉयर और उसके फैमिली के मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्च उठा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो फिर वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। और अगर एम्प्लॉय खुद अपने मेडिकल इंश्योरेंस पे कर रहा है तो फिर वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो अगर एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल या ऐसा हॉस्पिटल जो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा अप्रूव्ड है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर खर्चा खुद एम्प्लॉय कर रहा है तो फिर वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब अगर मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया चल रहा है, मतलब कि अगर खर्च एम्प्लॉयर कर रहा है एम्प्लॉय और उसके फैमिली के ट्रीटमेंट का और वो आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड है वो खर्च, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय और उसके फैमिली के यात्रा मतलब भारत से बाहर वो गए और उसके ऊपर कोई खर्च कर रहा है तो उसके दो कंडीशन होंगे। पहला, अगर वो मरीज और उसके देखभाल के लिए कोई एक व्यक्ति गया होगा तो उसके यात्रा और ठहरने का व्यय अगर एम्प्लॉयर कर रहा है तो वो अमाउंट टैक्सेबल होगा जितना कि आरबीआई अप्रूव करेगा। मतलब अगर एम्प्लॉय के किसी रिलेटिव और उसके साथ एक जो व्यक्ति गया होगा उसके देखभाल का, उसके यात्रा व्यय और ठहरने का व्यय दे रहा है तो जितना आरबीआई अप्रूव करेगा उतना ही हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय का ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज़्यादा नहीं है यानी 2 लाख से कम है तो यात्रा व्यय फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर्स फंड में 4 टाइप के होते हैं प्रोविडेंट फंड। एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो कि फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, और दूसरा होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और तीसरा अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इसका कैलकुलेशन के लिए कुछ रूल होते हैं, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड अगर दिया हुआ है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड दोनों ही एग्जेम्प्ट होते हैं। अब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये आरपीएफ है और ये यूआरपीएफ। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोविडेंट फंड के लिए, मतलब कि एम्प्लॉय के अकाउंट में अगर कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड का एम्प्लॉयर भी डाल रहा है तो वो मैक्सिमम 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट होता है। मतलब सैलरी का 12% तक वो एग्जेम्प्ट हो सकता है, उससे ज़्यादा अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर
तो वो टैक्सेबल हो जाता है। और अनरिकॉग्नाइज्ड में ये फुल्ली एग्जम्प्ट होता है, चाहे वो कितना भी कंट्रीब्यूट करे। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन यानी कि एम्प्लॉय खुद अपने अकाउंट में पैसा डाल रहा है प्रोविडेंट फंड में, तो इसका डिडक्शन डायरेक्ट जब हम टोटल इनकम बनाते हैं तब उसमें डिडक्शन मिलता है अंडर 80C। और अनरिकॉग्नाइज में ये अलाउ ही नहीं होता है। इंटरेस्ट, तो अगर इंटरेस्ट आरपीएफ का रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का है तो अप टू 9.5% एग्जाम होता है, यानी कि 9.5% तक अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन 9.5 से अगर ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो उतना, जितना ज़्यादा मिल रहा है उतना हम टैक्सेबल कर देंगे। और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है। लमसम अमाउंट रिसीव एट मैच्योरिटी, यानी कि जब पूरा प्रोविडेंट फंड का टाइम लिमिट पूरा ख़त्म हो जाएगा और मैच्योर हो जाएगा वो, उसके बाद जब पैसा मिलेगा एक साथ, तो वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है। लेकिन अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ओनली एम्प्लॉयर का जो पोर्शन था प्रोविडेंट फंड में वो कंट्रीब्यूट किया था एम्प्लॉयर, वो पोर्शन बस टैक्सेबल होता है, बाकी पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता है। यहाँ पे लिखा है 12% ऑफ सैलरी। तो प्रोविडेंट फंड के लिए सैलरी का फॉर्मूला होता है बेसिक पे प्लस डीए स्पेशल, यानी कि पार्ट ऑफ सैलरी अगर दिया होगा तो वो डीए, अदरवाइज नॉर्मल डीए नहीं आएगा। और कमीशन, यानी कि अगर ये टर्नओवर के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है तो फिर वो स्पेशल कमीशन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर एक्स इज अ एम्प्लॉयर इन अ कंपनी at 15,000 per month. He is a member of recognized provident fund to which he and his employer contribute 15% of salary. यानी कि मिस्टर एक्स के जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है वहाँ पे मिस्टर एक्स और उसका एम्प्लॉयर वो 15% सैलरी का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आरपीएफ में। और ड्यूरिंग द ईयर 12,000 एज द इंटरेस्ट ऑन द प्रोविडेंट फंड बैलेंस 1 लाख। 1 लाख का जो प्रोविडेंट फंड का बैलेंस था उसमें उसको 12,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 चीज़ निकल गया प्रोविडेंट फंड का। अब कैलकुलेट करने बोल रहे हैं टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एनुअल रिएक्शन टू बी इंक्लूड इन हिज इनकम अंडर द हेड सैलरी। यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ एनुअल एरिक्शन, यानी कि जो प्रोविडेंट फंड के से उनके मूल्य में जो वृद्धि हो रही है, उनके सैलरी में जो वृद्धि हो रही है, बेसिक सैलरी को छोड़ के जो एक्स्ट्रा उनको पैसा मिल रहा है उसका कैलकुलेशन करने बोला है, ना कि सैलरी का। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एनुअल एरिक्शन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू वर्ड पीएफ। तो अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है पीएफ में तो यहाँ पे 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वो दिया हुआ था 15%, तो यानी कि 12% एग्जाम हो गया, तो बचा कितना 3%। तो हम टोटल उसका सैलरी निकाल लेंगे। उसका सैलरी था 15,000 पर मंथ, तो 15,000 इंटू 12 करेंगे तो पता चल जाएगा उसका सैलरी कितना है, 1,80,000। अब क्योंकि वो 15% दिया हुआ था कंट्रीब्यूशन टुवर्ड पीएफ करके एम्प्लॉयर का, लेकिन 12% सैलरी एग्जाम्प्ट हो, सैलरी के 12% तक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पे 3% एक्स्ट्रा है। तो 15 में से 12 गया तो 3% आया, इसलिए 1,80,000 का 3% निकालेंगे तो आ जाएगा 5,40,000। अब इंटरेस्ट ऑन पीएफ अमाउंट, यानी कि ये इंटरेस्ट का बोला है, तो आरपीएफ में इंटरेस्ट जो होता है वो 9.5% तक एग्जाम्प्ट होता है, और उससे ज़्यादा अगर होता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन हमको क्वेश्चन में यहाँ पे परसेंट बताया ही नहीं था कि कितना परसेंट है। हमको बोल दिया था कि 1 लाख रुपए के बैलेंस में उसको 12,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये हम निकाल के देख लेंगे कि कितना परसेंट मिल रहा है। तो 12,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो परसेंट में था, इसलिए हम 12,000 इंटू 100 करें और डिवाइडेड बाय 1 लाख के बैलेंस में मिल रहा है, तो मतलब 12% का उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। और यहाँ पे 9.5% तक ही एग्जाम्प्ट होता है, तो 12 में से 9.5% माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2.5%। तो हम लोग 12,000, क्योंकि 12,000 उसका इंटरेस्ट मिल रहा है तो 12,000 का 2.5% निकालेंगे, यानी कि 12,000 का 2.5
करके निकालेंगे। 2.5 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे टोटल हमारा 12% है और हमारा 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। तो 12,000 में से 9.5 माइनस किए तो 2.5 आया, और क्योंकि ये 12,000 का वैल्यू है इसलिए डिवाइडेड बाय 12% का वैल्यू है इसलिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय 12 कर रहे हैं। तो 12,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आ जाएगा 2,500। अब 5,400 प्लस 2,500 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7,900, जो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे बोल रहा है कि वेतन शीर्षक के अंतर्गत किराया भत्ते की राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि हाउस रेंट अलावेंस याद करने बोल रहा है। तो हाउस रेंट अलावेंस का फॉर्मूला पता है अपन को, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA माइनस रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी या फिर 50% ऑफ सैलरी अगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता का बात है। तो पहला उसमें दिया हुआ है कंडीशन, पहला कंडीशन में है बेसिक पे 20,000 पर मंथ, डियरेंस पे बोला हुआ है इसलिए ये क्या है, बेसिक सैलरी में ही ऐड है, ये डियरेंस अलावेंस नहीं है, ये बेसिक सैलरी है। तो डियरेंस पे है 10% ऑफ बेसिक पे, तो ये अपन इसका 20,000 का 10 मतलब 20,000 इंटू 12 करेंगे पहले, क्योंकि ये पर मंथ में है, और फिर जो आएगा उसका 10% निकाल लेंगे। कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, तो टर्नओवर वर्ड दे दिया है यानी कि कमीशन क्या है, स्पेशल है। तो यहाँ पे मतलब ये स्पेशल कमीशन है इसलिए हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे सैलरी निकालते समय। अब हाउस रेंट अलावेंस उसको मिल रहा है 5,000 का, एक्चुअल रेंट पेड है, एसएससी कितना पे कर रहा है रेंट, तो 4,000 का रेंट पे कर रहा है, और हाउस सिचुएटेड है आगरा में, यानी कि 40% ऑफ सैलरी ही मिलेगा, ये स्पेशल नहीं है। तो यहाँ पे हाउस रेंट अलावेंस बस कैलकुलेट करना था। तो इसका फॉर्मूला होता है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA पहला दिया हुआ था 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12 कर देंगे तो आ जाएगा 60,000। अब आ रहा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी हमारा टोटल कितना था, तो इसके लिए हमको पहले सैलरी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सैलरी हम निकाल लेंगे बेसिक पे प्लस डियरेंस पे था प्लस कमीशन स्पेशल, तो बेसिक पे था 20,000 इंटू 12 कर देंगे तो आ जाएगा 24,000, और डियरेंस पे था 2,40,000 यानी कि 20,000 इंटू 12 बेसिक पे आया, तो इसका इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 2,40,000। अब ये बेसिक सैलरी का 10% था, तो बेसिक सैलरी हमारा आ गया 2,40,000 इंटू 10% कर देंगे तो आ जाएगा 24,000 प्लस 1,20,000 कमीशन। ठीक, डियरेंस पे 20,000 इंटू 12 करने पे 24 और 20,000 इंटू 12 करने पे 2,40,000 और 2,40,000 का 10% निकाल के 24,000 प्लस ये तो दिया हुआ था 1,20,000, तो इन तीनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 3,84,000 रुपये। ये हमारा सैलरी हो गया। तो हाउस रेंट अलावेंस में यहाँ पे 10% ऑफ सैलरी निकाल लेंगे, तो 3,84,000 का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 38,400, और रेंट पे था 4,000 रेंट पे कर रहा था 12 महीने का, तो ये इंटू करने पे आ जाएगा 18,000। 18,000 में से 38,400 माइनस करने पे आ जाएगा 9,600, और 40% ऑफ सैलरी निकालेंगे क्योंकि ये तो आगरा है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में नहीं है, कोलकाता में, इसलिए हम यहाँ पे 40% निकाले, तो 3,84,000 का 40% निकालेंगे तो आ जाएगा 1,53,600। इन तीनों में से लोअर 9,600, तो इसको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो टैक्सेबल HRA हो जाएगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA, जो कितना था एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA, तो 60,000 था, तो हमने 60,000 लिखा, और एग्जेम्पशन हमको मिल रहा है 9,600 का, तो 60 में से 9,600 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 50,400, जो हमारा हाउस रेंट अलावेंस होगा। नेक्स्ट कंडीशन में बोला हुआ है डियरेंस पे 30,000 पर मंथ है, डियरेंस अलावेंस 10% ऑफ बेसिक पे है, यहाँ पे अलावेंस बोला है, ये बेसिक पे नहीं है ना, अलावेंस है, और हाउस रेंट अलावेंस है 5,000 पर मंथ का, और एक्चुअल रेंट पेड बाय एसएससी है 7,000 पर मंथ। हाउस सिचुएटेड है मथुरा में, और ये डियरेंस अलावेंस है, बट इसके साथ पार्ट ऑफ सैलरी वर्ड तो दिया नहीं है, इसका मतलब ये नॉर्मल DA है, तो इसका कैलकुलेशन होगा
कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलावेंस, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम, जो छोटा होगा वो एग्जाम हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA कितना मिल रहा था, 5,000 मिल रहा था, इंटू 12, क्योंकि 1 साल का मिल रहा है तो 5,000 इंटू 12 करने पे आ जाएगा 60,000। फिर आता है रेंट पेड, रेंट वो पे कर रहा था 7,000 का 12 महीने के लिए, तो 7,000 इंटू 12 करने पे आ जाएगा 84,000। और 10% ऑफ सैलरी बोल रहा है तो सैलरी निकालेंगे अपन बेसिक पे प्लस DA स्पेशल प्लस कमीशन स्पेशल। तो DA तो हमारा नॉर्मल था और कमीशन भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, तो सिर्फ बेसिक पे था 30,000 का, और साल भर का है इसलिए 12 से इंटू कर देंगे, पर मंथ दिया था इसलिए, तो 30,000 इंटू 12 करने पे आ जाएगा 3,60,000। तो यहाँ पे हम सैलरी का 3,60,000 का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 3,600। यहाँ पे रेंट निकाल लिया था हमने 84,000 और ये आ गया 10% ऑफ सैलरी 36,000। तो 84,000 माइनस 36,000 करने पे आ जाएगा 48,000। अब यहाँ पे 40% ऑफ सैलरी निकालेंगे तो 3,60,000 का 40% निकालने पे आ जाएगा 1,44,000, सॉरी 1,44,000। तो फिर इन तीनों में से छोटा क्या है, तो इन तीनों में से छोटा 48,000 है, तो ये हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। अब टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HRA होगा, मतलब टैक्सेबल HRA हाउस एंड अलावेंस होगा। एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA, तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA हमारा था 60,000 का, और उसमें से एग्जेम्पशन हमको मिल रहा है 48,000 का, तो 60,000 माइनस 48,000 कर देंगे तो 12,000 एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ HRA आ जाएगा। थर्ड कंडीशन में बेसिक पे दिया हुआ है 20,000 पर मंथ, डियरेंस अलावेंस है 10% ऑफ बेसिक पे, तो ये भी पार्ट ऑफ सैलरी नहीं दिया है, इसका मतलब ये नॉर्मल DA है। और हाउस रेंट अलावेंस मिल रहा है, HRA मिल रहा है 2,000 पर मंथ का। एक्चुअल रेंट पेड बाय SSC करदाता 5,000 का रेंट पे कर रहा है, तो ये रेंट पेड हो गया। और ये हाउस सिचुएटेड है दिल्ली में, तो यहाँ पे सैलरी का 50% का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, मुंबई में 50% का डिडक्शन मिलता है। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल HRA, इसमें लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA, तो वो 2,000 पर मंथ था, तो 2,000 इंटू 12 कर देंगे तो आ जाएगा 24,000। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो यहाँ पे सैलरी हम निकाल लेंगे बेसिक प्लस DA स्पेशल प्लस कमीशन। DA तो नॉर्मल था और कमीशन भी नॉर्मल था, नहीं दिया था, तो हम बेसिक का निकालेंगे 20,000 का 12%, 20,000 इंटू 12 तो आ जाएगा 2,40,000। अब यहाँ पर रेंट पे कर रहा था 5,000 का, और 12 महीने क्योंकि पर मंथ था, तो 5,000 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 60,000। और सैलरी 2,40,000 का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 24,000। तो 60,000 माइनस 24,000 करने पे आ जाएगा 36,000। अब 50% ऑफ सैलरी निकालेंगे, क्योंकि ये दिल्ली में सिचुएटेड है, तो 2,40,000 का 50% निकालने पे आ जाएगा 1,20,000। अब 1,20,000, 36,000, 24,000 को जोड़ने पे इन तीनों में से लोअर क्या है, तो 24,000 है लोअर, तो ये हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। अब टैक्सेबल HRA क्या होगा, तो एक्चुअल HRA माइनस एग्जेम्पशन, तो एक्चुअल HRA हमारा था 24,000 का, तो 24,000 में से हमारा एग्जेम्पशन भी 24,000 का मिला, तो 24 में से 24 जाएगा तो नील, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा।